चलिए सीधे चलते हैं थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स की दुनिया में। ये हमें हेर फेर की एक ऐसी छुपी हुई दुनिया में ले जाता है जहां एक मुस्कान सिर्फ एक मुस्कान नहीं बल्कि एक खतरनाक हथियार हो सकती है। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर कोई आपको कंट्रोल करने वाला आप पर चिल्लाए नहीं, आपको धमकाए नहीं, बल्कि बस मुस्कुरा रहा हो। और सोचिए, क्या हो अगर कोई अपना, कोई दोस्त या ऑफिस का कोई साथी आपको सिर्फ एक चीज, एक औजार की तरह देख रहा हो। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग यही मानकर चलते हैं कि लोग अच्छे होते हैं और रिश्ते भरोसे पे टिके होते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन नियमों से खेलते ही नहीं हैं। उनके लिए भरोसा, दया, इन सब चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। तो आखिर ये होता कैसे है? चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। पहला हिस्सा, चार्म यानी आकर्षण एक हथियार के तौर पर। यहां हम ये समझेंगे कि कैसे एक प्यारी सी मुस्कुराहट सिर्फ एक मुखौटा हो सकती है और उसके पीछे एक बहुत सोची समझी चाल छिपी हो सकती है। सोचिए, वो अपने चार्म से किसी का दिल जीत लेते हैं, उसका भरोसा हासिल कर लेते हैं, और फिर ठीक उसी पल जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो या तो गायब हो जाते हैं या फिर सारा का सारा इल्जाम आप पर ही डाल देते हैं। ये एक ऐसा पैटर्न है जो इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो ऐसा करते कैसे हैं? और यहीं हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द मैनिपुलेटर्स प्लेबुक, मतलब उनकी पूरी रणनीति। ये कोई रैंडम घटनाएं नहीं होती, बल्कि सोची समझी चालें हैं जिनकी आप कह सकते हैं एक पूरी की पूरी किताब होती है। अगर एक मैनिपुलेटर के दिमाग के अंदर झांक कर देखें तो हमें क्या मिलता है? पछतावा? नहीं, उन्हें पछतावा नहीं, बोरियत महसूस होती है। उनमें हमदर्दी नहीं होती, उन्हें बस लगातार कंट्रोल और एक तरह का रोमांच चाहिए। और बाकी लोग उनकी नजरों में सिर्फ इस्तेमाल करने के औजार हैं, बस। और ये स्लाइड दिखाती है कि उनकी चालें कितनी ज़्यादा कैलकुलेटेड होती हैं। वो अक्सर DISC जैसे बिहेवियर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा समझिए जैसे उनके पास हर इंसान के लिए एक यूज़र मैनुअल हो। जैसे कोई डोमिनेंट है, रेड पर्सनैलिटी, तो उसके अहंकार को थोड़ा सहला दो। कोई सोशल है, येलो पर्सनैलिटी, तो उसकी थोड़ी चापलूसी कर दो। जो लॉयल और शांत ग्रीन पर्सनैलिटी वाले हैं, उन पे थोड़ा इमोशनल दबाव बना दो। और जो बहुत लॉजिकल ब्लू पर्सनैलिटी वाले हैं, उनके सामने खुद को एक एक्सपर्ट की तरह दिखाओ। वो एकदम सटीक जानते हैं कि किसका कौन सा बटन दबाना है। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक पूरा डिजाइन है। उनकी पहली और सबसे कॉमन तरकीब है लव बॉम्बिंग। इसमें होता क्या है कि वो किसी पर इतना ज्यादा प्यार, इतने तोहफे, इतनी तारीफों की बारिश कर देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि अरे वाह, बस यही तो चाहिए था। लेकिन इसका असली मकसद बहुत तेजी से भरोसा जीतकर कंट्रोल हासिल करना होता है। दूसरी तरकीब है गैसलाइटिंग, और ये दिमाग से खेला जाने वाला एक बहुत ही खतरनाक खेल है। इसमें वो धीरे धीरे बहुत चालाकी से किसी को उसकी अपनी यादों पर, उसकी अपनी समझ पर, यहां तक कि उसके खुद के दिमागी संतुलन पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। वो किसी की सच्चाई को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी तरकीब, ब्लेम शिफ्टिंग, यानी इल्जाम किसी और पे डाल देना। ये लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, कभी नहीं, बल्कि सारा दोष किसी और पर डाल देंगे। और पता है इसका नतीजा क्या होता है? अक्सर बेचारा पीड़ित ही माफी मांग रहा होता है उस गलती के लिए जो उसने कभी की ही नहीं। तो सवाल यह है कि ये लोग अपना निशाना किसे बनाते हैं? यहीं हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, द टारगेट्स प्रोफाइल, यानी निशाने पर कौन होता है। अब हम मैनिपुलेटर से हटकर उस इंसान पर फोकस करेंगे जिसे निशाना बनाया जाता है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों अक्सर किसी की अच्छाई का ही फायदा उठाया जाता है। और देखिए, सारा खेल यहीं पर छिपा है। एक अच्छा भला इंसान, वो तो भरोसे और हमदर्दी से काम लेता है। वो तो यही मानकर चलता है ना कि सामने वाले का इरादा भी अच्छा ही होगा। लेकिन एक मैनिपुलेटर का गेम ही अलग है। उसकी स्ट्रैटेजी है कंट्रोल, धोखा और रोमांच। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है। ये एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, दयालुता कोई कमजोरी नहीं है। ये एक रणनीति है जिसका वे इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर किसी का फायदा उठाया गया है तो ये उस इंसान की कमजोरी नहीं है, ये मैनिपुलेटर की सोची समझी कैलकुलेटेड चाल है। तो फिर सवाल यह है कि इनसे खुद को बचाया कैसे जाए, और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा, अपनी ढाल तैयार करना।
अब हम उन तरीकों पर बात करेंगे जिनसे कोई भी खुद को सुरक्षित रख सकता है। एरिक्सन हमें कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स देते हैं। नंबर 1, अपनी सीमाएं साफ साफ तय करें, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं। नंबर 2, अगर कोई अचानक से बहुत ज़्यादा प्यार दिखाए तो उस पर सवाल उठाएं, जल्दबाजी में भरोसा ना करें। नंबर 3, चुप्पी का इस्तेमाल करें, आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने या सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, सवाल पूछें, क्यों, खासकर उन लोगों से जो हमेशा आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं। और 5वां, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, अगर आप कभी भी कंफ्यूज महसूस करें तो बस रुक जाएं, क्योंकि कंफ्यूजन अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जैसा कि थॉमस एरिक्सन कहते हैं, जब कोई सौदा सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा लगे तो अक्सर वो सच नहीं होता। ये बात हमें याद दिलाती है कि अपनी गट फीलिंग, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना कितना जरूरी है, खासकर तब जब कुछ ठीक ना लग रहा हो। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, 5वां भाग, द अल्टीमेट विक्ट्री, यानी असली जीत। देखिए, ये एक भारी टॉपिक है, लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि इस पूरी लड़ाई में असली जीत आखिर होती क्या है। इस बात को हमेशा याद रखिए, एक जहरीले रिश्ते से बाहर निकल जाना हार नहीं, ये जीत है। और ये बात उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा सच है जो किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिससे वो प्यार करते हैं। दूर जाना कमजोरी नहीं, ये हिम्मत और खुद की इज्जत करने का सबसे बड़ा सबूत है। और मैं आपको बस इस एक सवाल के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं, वो कौन लोग हैं जो आपको वापस चुनते हैं? ये सवाल आपका ध्यान मैनिपुलेटर्स से हटाकर उन हेल्दी रिश्तों को बनाने की तरफ ले जाता है जो असल में जिंदगी में मायने रखते हैं।